नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बड़ा सवाल यही है कि क्या गुमनामी बाबा के बक्सों से निकलता सामान और दस्तावेज इतिहास को बदलने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उनके दस्तावेज सामने आ रहे हैं, उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंध गहराता जा रहा है। लेकिन एक सवाल गुमनामी बाबा को लेकर आज भी अमर है कि उनकी समाधि पर निधन की तारीख की जगह खाली क्यों है? आखिर वहां सवालिया निशान क्यों लगा हुआ है? क्या वाकई गुमनामी बाबा का निधन हुआ था, या फिर ताइवान प्लेन क्रैश की तरह गुमनामी बाबा ने भी फैजाबाद के राम भवन को रहस्यमय तरीके से छोड़ दिया था, जिसका कोई गवाह आज भी सामने नहीं है? गुमनामी बाबा और बोस की एक कहानी कैसे? रहस्यों के साए में जिंदगी तो मौत भी। बोस को जानने वाले गुमनामी बाबा के दीवाने कैसे? बोस को मिलने वाले गुमनामी बाबा के मेहमान कैसे? बोस को लिखे खत गुमनामी बाबा के पास कैसे? गुमनामी बाबा ने शरीर छोड़ा या मोक्ष यात्रा पर निकले? गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार गुपचुप क्यों हुआ? क्या एक बार फिर गुमनामी बाबा रहस्य पीछे छोड़कर हिमालय के सफर पर निकल गए? एक नहीं, कई सवाल उलझे नहीं बल्कि जुड़ते जा रहे हैं आपस में, और उन सवालों में सिर्फ एक ही जवाब किसी न किसी बहाने निकलता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसा कहना उन लोगों का है जो ये मानते हैं कि बाबा के बक्सों से निकला सामान किसी साधारण संत का नहीं हो सकता, जो ये मानते हैं कि दस्तावेज गवाही दे रहे हैं कि एक संत से बढ़कर एक महान संत गुमनामी बाबा के आवरण में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आध्यात्म की छांव तले मोक्ष का इंतजार कर रहा था, जिसने अपने अतीत को भुला दिया था, जिसने उस पहचान को मिटा दिया था जो कभी उसकी वर्दी के साथ जुड़ी थी। सिर्फ आत्मा साथ थी, लेकिन वो शरीर किसी नाम या पहचान से बंधा हुआ नहीं था। तभी जीवन जो महानता के शिखर पर अचानक शून्य में विलीन हो गया, उस कहानी को गुमनामी बाबा ने वही दफन कर दिया और नए सफर पर आजादी के बाद के हिंदुस्तान में अपनी पुरानी पहचान से दूर विरक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले। भले ही गुमनामी बाबा ने अपना नाम और पता नहीं बताया, लेकिन उनके हाथों से छुए हुए दस्तावेज और सामान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता देते हैं। देखेंगे यहाँ जो भी पत्र मिले, जो भी पत्र व्यवहार हुए, लोगों से संबंध हुए और उनकी आदतें या बातें या लोगों ने बताया, वो बंगाली थे। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि वो बंगाली थे। दूसरी चीज ये क्लियर हो गई कि वो अपने को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, ना उनका कोई नाम था, ना उनका पूर्व का नाम को कोई जानता था। दूसरी बात ये थी कि वो उनके पास जिस तरह के बंगला के साहित्य, अंग्रेजी का साहित्य, विदेशों का साहित्य, अंग्रेजी के अखबार, मैगजीन्स की बहुत ढेर सारी वो, और वार से संबंधित किताबें, और आप समझिए कि मतलब बहुत ही तरह के चार्ल्स डिकेंस की किताबें, डिक्शनरी, ये वो बहुत सी किताबें थी। तो आप कह सकते हैं कि वो आदमी बड़ा वेल रेड था। आज हम बोस के सत्य की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। उस सत्य को जानने के लिए गुमनामी बाबा की समाधि का सच जानना भी बेहद जरूरी है। उन कड़ियों को जोड़ना बेहद जरूरी है जो गुमनामी बाबा की गुमनाम कहानियों को सामने रख सकें। हिमालयन ब्लंडर है, ब्रिगेडियर दिल्वी की लिखी हुई है। उसमें उन्होंने दर्जनों कमेंट्स किए हैं। और कमेंट्स किस पर किया है? कमेंट्स किया है ब्रिगेडियर कॉल पर, जनरल कॉल पर, जनरल प्रसाद पर, जनरल थमेया पर पर्सनल कमेंट किए। आप बता सकते हैं कि एक साधारण साधु, मान लीजिए वो सेना में रहा हो, पुलिस में रहा हो या आईएएस रहा हो, वो मतलब ये है कि वो एक जनरल पर कमेंट कर देगा कि उसकी ये नीति ठीक थी और ये गलत थी, ये कौटिल्य की नीति से मिलती है? नहीं। कोई भी एक जनरल के ऊपर कमेंट, जनरलों के ऊपर कमेंट करने वाला व्यक्ति भी कोई जनरल ही रहा होगा।
सबसे बड़ा सवाल वो समाधि जहां मृत्यु की तारीख पर सवालिया निशान है, आखिर ये सवाल क्यों? यह है फैजाबाद के गुप्तार घाट पर स्थित गुमनामी बाबा की समाधि। शहर का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है गुप्तार घाट। मान्यता कहती है कि भगवान राम ने यहीं पर जल समाधि ली थी। इस समाधि पर बाबा की मृत्यु की तारीख के आगे अंकित है प्रश्नवाचक चिन्ह, अंकित है सवालिया निशान। इसके बारे में जानने की राह गुजरती है राम भवन से होती हुई। फैजाबाद में शहर के बीचों बीच कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस और बस अड्डे से सटा हुआ बंगला आज भी मौजूद है। नाम है राम भवन। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट स्वर्गीय गुरुदत्त सिंह और उनके वंशजों का यह निवास स्थान। इसी के पीछे बने 2 कमरों के एक क्वार्टर में रहते थे अनाम संत, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते हैं। इनका कोई नाम नहीं जानता, न इनका कोई नाम था। आज भी इन्हें गुमनामी बाबा कहा जाता है। चूंकि उनका कोई नाम नहीं था, लोग उनके बारे में कुछ जानते नहीं थे, सो लोगों ने ही गुमनामी की संज्ञा दे दी थी। गुमनामी बाबा नाम भी हम ही लोगों का दिया हुआ है, और वास्तविकता ये थी कि उनको कोई भी नाम नहीं दिया जा सका था आज तक। जो बाबा थे वो स्वयं भी नहीं देते थे, और न उनसे कनेक्शन रखने वाले लोग दे पाते थे। गुमनामी बाबा आम लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। क्वार्टर में उनकी देखभाल करती थीं सरस्वती शुक्ला और उनके बेटे राजकुमार। वहां बामुश्किल 10 से 15 लोगों का ही रोज आना जाना होता था। गुमनामी बाबा हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही बात किया करते थे कि वहां जो भी आप जिस सबूत को आप खोज रहे हैं या मैं खोज रहा था, वो कभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सब इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में आप जितना खोजेंगे, सारी खोज का परिणाम एक ही तरफ जाएगा। यही मैं आपको बता दूं कि एक वहां सामान कलकत्ते से जो लिस्ट आती थी, उसमें लिस्ट लिस्ट बन के आती थी सामानों की। उसमें लिखा रहता था कि ये सामान इतने नंबर पर, इतनी संख्या, इतने की खरीदी गई या यहां से प्राप्त की गई। जिसमें चित्र की बात कर रहा हूं, एक चित्र था, उसमें लिखा हुआ था, एक लाइन पे लिखा है कि माता पिताजी का चित्र। और जब माता पिताजी का चित्र खोल के पैकेट देखा गया, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस के माता पिताजी जानकीनाथ बोस, प्रभावती देवी का चित्र था। 16 सितंबर 1985 को सरस्वती देवी की इत्तिला पर जिला अस्पताल फैजाबाद के सर्जन डॉक्टर आर पी मिश्रा और होम्योपैथ डॉक्टर पी बनर्जी वहां आ पहुंचे। इन्हें गुमनाम संत की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। उसके बाद गुमनाम बाबा की मृत्यु हो गई। रात में आवास में 2 डॉक्टरों के अलावा जिला अस्पताल के डॉक्टर बी रॉय, शुक्ला जी, मास्टर कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव भी मौजूद थे। डॉक्टर मिश्रा ने सबको बताया कि कोलकाता वायरलेस से सूचना दे दी गई है। शहर में चर्चा तेज हो गई कि पर्दे के पीछे रहने वाले संत का देहांत हो गया है, पर किसी को मौके पर नहीं पहुंचने दिया गया। इसके बाद लोगों को जानकारी मिली कि अयोध्या के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा, और इसी बीच एक मेटाडोर में शव को रखकर शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुप्तार घाट ले जाया गया और बेहद गोपनीय तरीके से शव का दाह संस्कार किया जाता है। 13 लोग मौजूद थे और हर कोई जल्दबाजी और हड़बड़ी में था। जब तक वो थे तो कलकत्ता से 4 लोग उनसे मिलने आया करते थे। अब चाहे उनके परिवार के लोग रहे हों या आउट ऑफ कंट्री के लोग रहे हों, तो ऐसा कैसे संभव है कि उनकी मौत पर वो लोग नहीं आए। 23 जनवरी और दुर्गा पूजा पर जो लोग प्रतिवर्ष आते थे, ऐसा कैसे संभव है कि उनकी मौत पर ना आए। यही सवाल जो है संदेह के घेरे में ला देता है गुमनामी बाबा की मौत। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने फैजाबाद में उन तमाम लोगों से संपर्क किया जो गुमनामी बाबा से मिलते थे। इनमें से ज्यादातर लोग कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए, बस ये कहकर बात टाल गए कि बाबा का आदेश नहीं है कि वो सच्चाई बताए। फिर हम जा पहुंचे बाबा को राम भवन लाने वाले डॉक्टर आर पी मिश्रा के पास। साल 1961 में प्लास्टिक सर्जन बने डॉक्टर मिश्रा गुमनामी बाबा के बेहद करीबियों में से थे। आज तक इन्होंने किसी को भी गुमनामी बाबा के बारे में नहीं बताया। उम्र दराज डॉक्टर मिश्रा को बोलने और सुनने में दिक्कत होती थी, लेकिन नेताजी का जिक्र आने पर इनका चेहरा चमक उठता,
हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि नेताजी इज ओमनी प्रेजेंट, ही हैज कनेक्शन विद इटर्निटी। His presence is omnipresent. His presence is omnipresent. सवाल यह है कि जब गुमनामी बाबा से हमेशा कोलकाता से मिलने जुलने लोग आते थे, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी मृत्यु पर कोई नहीं पहुंचा? ऐसे कई सवाल हैं जो गुमनामी बाबा की मौत तक को रहस्यों के घेरे में ला देती हैं। बाबा के जन्मदिन 23 जनवरी और दुर्गा पूजा के मौके पर हर साल कोलकाता से आने वाले लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं पहुंचे, जबकि उनके शव को 2 दिनों तक रखा गया था। दाह संस्कार में शामिल कुछ लोगों ने शव का चेहरा विकृत होने की बात की। आखिर इस चेहरे को विकृत किसने किया? जब बाबा हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते थे, तो उनके मृत शरीर को कैसे गुमनामी बाबा का ही होने की बाबत शिनाख्त कर ली गई? सबसे खास बात यह है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक किसी सन्यासी या साधु के शव को जलाया नहीं जाता और समाधि दी जाती है या फिर जल प्रवाह किया जाता है। तो फिर गुमनामी बाबा के शव का दाह संस्कार क्यों किया गया, और वो भी ऐसी जगह जहां अंतिम संस्कार किया ही नहीं जाता? बड़ा सवाल उठता है बाबा की समाधि को लेकर, जहां जन्म की तारीख तो 23 जनवरी अंकित है, लेकिन मृत्यु की तारीख के आगे 3 सवालिया निशान लगे हुए हैं। अगर वाकई बाबा की मौत हुई तो फिर मृत्यु की तारीख लिखने पर परहेज क्यों किया गया? अगर वाकई नेताजी सुभाष चंद्र बोस कथित हवाई दुर्घटना के बावजूद बच निकले थे, तो फिर कहीं गुमनामी बाबा भी तो किसी गोपनीय जगह को प्रस्थान नहीं कर गए? गुमनामी बाबा की मौत हुई कि नहीं हुई? जिस शख्स की मौत की बात की जा रही है, क्या वही गुमनामी बाबा थे? ये तमाम सवाल आज भी उलझे हुए हैं। दरअसल गुमनामी बाबा की समाधि पर बने 3 सवालिया निशान इन्हीं सवालों को तस्दीक करते हैं। अब सवाल ये भी उठते हैं कि क्या ये गुत्थियां कभी सुलझ पाएंगी या फिर रहस्य के आवरण में लिपटी हुई वक्त के आगोश में गुम हो जाएंगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ल, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, फैजाबाद। तो गुमनामी बाबा के ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने को लेकर कयास लगते आए हैं। तमाम गवाहों के अलावा दस्तावेजी प्रमाण भी इस ओर इशारा करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे मानने से परहेज ही हुआ है। पर बाबा के कमरे से मिले सामान और तमाम दस्तावेज खंगालें तो हर पहलू, हर कोण आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कोई अनकही दास्तां बाहर आने को छटपटाती नजर आएगी। एक अनकही अनसुनी दास्तां खुलते बक्सों से बाहर निकलकर सच रखने को छटपटा रही है। पहले चरण में 24 बक्से खुले, 23 में सामान मिला, 1 में चाबियां और इन्वेंट्री मिली। फिर मुखर्जी आयोग द्वारा ले जाए गए बक्से भी खोले गए। जो भी कुछ सामने आ रहा है वो सच को सामने रख रहा है, जो गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रिश्ते को ही जता रहा है। लोग इनसे मिलने आते थे, तो आने से पहले उनकी पूरी वो बन करके आती थी कि ये कौन है, क्या है, ये क्या कह रहे हैं, क्यों मिलना चाहते हैं। तो कोई एक मनु भाई भीमानी थे, उनके बारे में से पूरा क्रेडेंशियल्स उनका बन करके आया और इनके पास भेजा गया। तो क्रेडेंशियल्स में नंबर 1, 2, 3 है। 3 में लिखा हुआ है, 3 नंबर क्रेडेंशियल्स में, ही हेल्प्ड, माने मनु भाई, ही हेल्प्ड श्री शरद चंद्र बोस ऑल द टाइम्स टिल ही वॉज अलाइव। भगवान जी ने उसको काटा, काटने के बाद अपनी राइटिंग में काटने के बाद लिखते हैं, फॉल्स, यू डोंट नो फैक्ट्स, मेजदा हेल्प्ड हिम, एवरीवन नोज दिस एक्सेप्ट यू फूल। आगे देखिए, चौथे लाइन में लिखा गया है मनु भाई के लिए, ही हेल्प्ड नेताजी व्हेन ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता टू काबुल, शिशिर एंड मनु भाई वेंट विद हिम, ही हैज ए स्पेशल व्हाइट trousers which he used when he accompanied नेताजी। भगवान जी ने इसको भी काट दिया, लिखा he has lied, क्या he has lied करके ऐसे कुछ लिखा। अब आपको मैं ये दिखाता हूं कि यहां जहां मेजदा लिखा गया है भगवान जी ने, इस मेजदा को देखिए, और जो मेजदा के ऊपर एक चंद्र बिंदु बना के एक चिन्ह बनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओरिजिनल जो अपने मेजदा मजले दादा को पत्र लिखा करते थे तो मेजदा कहते थे, और उसके ऊपर वो आदर सूचक एक शब्द वो लगाया करते थे, वो इसमें।
1000 पत्रों का हिसाब किसी दस्तावेज से मौजूद है जो गुमनामी बाबा की दूसरी कहानी बताने को बेताब है। बस फर्क उसे समझने और महसूस करने का है। आपको दिखाते हैं एक वो पत्र जिसके कुछ अंश गुमनामी बाबा की बोस कथा सुना रहे हैं। इन्वेंट्री नंबर 2603, विश्वनाथ राय द्वारा लिखा हुआ पत्र, तारीख 22/12/1964। बांग्ला भाषा में फटा हुआ यह पत्र। श्रद्धा चरण स्पर्श। आपका पत्र पंडित रॉय के पास से मिला। यथा समय लोगों के हाथ वापस भेज दूंगा। एक वाइनाक्यूलर मिला है, उसे भेजूंगा। मैं आपको अपना गुरु क्यों समझता हूं वो बताता हूं। जब मैं 12 वर्ष का बालक था, सन 1923 में, तब देशबंधु के साथ संतोष कुमार गुप्ता और आप हमारे घर के मैदान में विधानसभा के निर्वाचन के लिए भाषण देने गए थे। उस दिन आपके व्यक्तित्व से मैं बहुत आकृष्ट हुआ। मन ही मन स्थिर किया कि मैं एक दिन सुभाष चंद्र बोस के जैसा बन सकूं। ये वो तहरीर है जो गुमनामी बाबा के पत्र से सामने आई। तो बक्सों में मिली ये दूरबीन और इस पत्र का आप रिश्ता जरूर समझ सकते हैं। अब आपको पत्र का बाकी हिस्सा सुनाते हैं। धीरे धीरे आपका समाचार मुझे मिला। देखा कि एक व्यक्ति देश से अपनी इच्छानुसार निर्वासन लेकर बाहर रहकर देश और जाति की मुक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1935 में आपके साथ मेरी मुलाकात हुई। उसके पहले वियना में आपके इलाज के लिए रुपए आपके सहकर्मियों के माध्यम से भेजे गए थे। पत्र के अंत में पेंसिल से गुमनामी बाबा की टिप्पणी लिखी है। धन्य हो हे मेरे मां के पुत्र, मेरे प्राण स्वरूप, ऐसा ही हो, विजयी हो। आजाद हिंद फौज जिसे बोस ने भारत की आजादी के लिए तैयार किया, आजाद हिंद फौज के गुप्तचर अधिकारी थे पवित्र मोहन रॉय। पवित्र मोहन रॉय का भी गुमनामी बाबा को लिखा पत्र मिलता है। तारीख 12 सितंबर 1980। आपके पत्र के पते पर लिखने को कहा था, पर डाक महकमे ने कहा परम पूजनीय कोई नाम नहीं हो सकता, अतः रजिस्ट्री स्वीकार नहीं की गई। मजबूर होकर नया इनवेलप रजिस्टर्ड किया और परम पूजनीय शब्द हटाना पड़ा। बाद में जब खोजबीन की गई और पता लगा तो ये डॉक्टर PM राय जो है, पवित्र मोहन राय, ये INA सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे और ये 3 सदस्यीय टीम के साथ भारत में अंग्रेजों के समय में छुप कर आए थे यहाँ किसी कार्य के लिए। लेकिन कुछ कारणवश ये लोग पकड़ लिए गए थे और तीनों को फांसी की सजा अंग्रेजों ने दे दी थी। लेकिन गांधी जी के इंटरवेंट करने पर देश आजादी के बाद तीनों छोड़ दिए गए। ये वही डॉक्टर पवित्र मोहन राय और यही डॉक्टर पवित्र मोहन राय लीला रॉय के कहने पर नीमसार आए थे और नीमसार में इन्होंने तब से ये भगवान जी के कनेक्शन में रहे और इनसे सामान पहुंचाते रहे। पत्र में आगे यह साफ किया गया है कि गुमनामी बाबा ने अपने परिवार को भी अभी तक कुछ नहीं बताया है। गुमनामी बाबा की शख्सियत, उनका सामान और उनका कनेक्शन आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर वो क्यों खुद को छिपा कर रख रहे थे। बासंती देवी को जब से आपके बारे में पता चला है, वो ये जानने की इच्छुक हैं कि क्या आप जीवित हैं और स्वस्थ हैं। तो मैंने भी जब पढ़ा तो ध्यान नहीं दिया कि बासंती देवी कोई होगा। लेकिन जब रात शाम को घर आता था इन्वेंट्री बनते समय, तो घर पर जब मैंने साहित्य पढ़ना शुरू किया नहीं था इस संबंधित, तो मैंने देखा कि अरे ये तो देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम है बासंती देवी। और बासंती देवी वो है कि देशबंधु चित्तरंजन दास के यहाँ शुरू में जब वकालत करने पढ़ने आए थे, शुरू में कलकत्ता में नहीं क्या रहे थे और अपनी माता जी से ज़्यादा इनको मानते थे, वो अपने बच्चे से ज़्यादा इनको मानती थी। ये ऐतिहासिक फैक्ट है, क्योंकि एक बार नेताजी की माँ ने लिखा था कि आप जो है सुभाष को मुझसे ज़्यादा मानती हैं और ये करती हैं। तो मैंने लिखा कि क्या ये वही बासंती देवी तो नहीं है? जब सुन रही हैं दुनिया में कि वो जिंदा है, तो क्या वो बासंती देवी नहीं हो सकती? हाथ से बने नक्शे भी मिले हैं जिन पर किसी यात्रा में जाने के संकेत अंकित हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई साधु संत इस तरह हाथ से नक्शे बना सकता है? अब आपको पढ़ाते हैं वो पत्र जो बस्ती के एक वरिष्ठ वकील दुर्गा प्रसाद पांडे ने लिखा था। ये वो दुर्गा प्रसाद पांडे हैं जिन्होंने डॉक्टर आर.पी. मिश्रा को गुमनामी बाबा से मिलवाया था। ग्रेट भगवान जी, जय हिंद। सत्य को दबाया नहीं जा सकता, यह स्वतः स्फुटित होता है। आप एक भूतपूर्व ICS हैं जो प्रकांड विद्वता एवं धार्मिक विचारधारा के साथ ही अंग्रेजी भाषा के ऊपर असाधारण रूप से सुंदर और कलात्मक अधिकार रखता है। राष्ट्र का सर्वाधिक पवित्र दिन 23 जनवरी, जिस दिन इस भारत भूमि पर अमर जय घोष जय हिंद का नारा गूंजा था, वह दिन यहां आपके जन्मदिन के रूप में मनाया गया। यू आर द वेल्थ ऑफ नेशन।
आई प्लेज टू कीप द सीक्रेट एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड। भगवान जी यानी गुमनामी बाबा ने उत्तर दिया, तुमको अपने सभी अनुमानित प्रश्नों, प्रार्थनाओं एवं आकांक्षाओं जो तुम्हारे पत्रों में प्रदर्शित हैं तथा जो तुम्हारे हृदय में बाकी बची हैं का विश्वसनीय उत्तर प्राप्त हो जाएगा। शांति पूर्वक, प्रेम से, एकांत चित्त हो ध्यान से अध्ययन करने पर तुम्हें लगेगा कि मेरे प्रत्येक शब्द और वाक्य तुम्हारे लिए दिशा निर्देशक हैं। ये सभी संभावनाओं से गर्भित हैं। तुमने खोजा तो अवश्य पाओगे। गुमनामी बाबा के पास से मिले तमाम सामान बहुत कुछ इशारा करते हैं, लेकिन खुलासे के साथ ही गोपनीयता की झीनी चादर भी चढ़ी दिखती है। हौले से इसके पार देखने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि गुजरा वक्त खतों और कागजों के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करें तो महसूस होता है कि कहीं इतिहास तो झरोखे से नहीं झांक रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहस्यों का एक सिरा मौजूद है अयोध्या फैजाबाद में। यहाँ के राम भवन में रहने वाले गुमनामी बाबा के पास से मिले सामान तमाम अनकही गाथाओं की परतें खोल रहे हैं। लेकिन गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इस तथ्य को साबित करने की राह आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरत है गहन शोध की, उच्च स्तरीय जांच की और मजबूत सियासी इच्छा शक्ति की। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ल, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, फैजाबाद। तो गुमनामी बाबा की निशानियां ये संकेत दे रही हैं कि उनका न सिर्फ पश्चिम बंगाल से रिश्ता था, बल्कि आजाद हिंद फौज से भी गहरा नाता रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुमनामी बाबा का बोस से बेहद ही करीबी संबंध था, जिसकी वजह से बोस से जुड़े हर दस्तावेज और पेपर कटिंग्स उनके पास थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बहुत जल्द नेताजी का गुमनाम सच सामने आने वाला है? खुलते बक्से और बोस से जुड़ते कनेक्शन। बक्से में मिली दूरबीन का राज क्या? बक्से में मिला इंग्लैंड का टाइपराइटर, गोल्ड फ्रेम का चश्मा और रोलेक्स घड़ी का राज क्या? आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म कौन पहनता था? बक्सों से खुलते राज का नेताजी से मिलता कनेक्शन। गुमनामी बाबा अगर महज आम संत थे तो फिर जर्मनी और जापान में बने सामान उन तक कैसे पहुंचे? नेताजी से जुड़े बेहद निजी सामान उन तक किसने पहुंचाए? और अगर वो वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो फिर उन्हें गुमनामी की जिंदगी क्यों बसर करनी पड़ी? आजादी के जिस दीवाने की जनता दीवानी थी, उसे जनता से ही इतना परहेज क्यों करना पड़ा? जाहिर सी बात है, सवाल बहुतेरे हैं, लेकिन मुकम्मल जवाब कहीं गुम है। 24 बक्से और 2760 आइटम। क्या इन चीजों से यूपी के फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा का सच अब दुनिया को पता चल पाएगा? क्योंकि फैजाबाद के गुमनामी बाबा के निधन के 31 साल बाद अब पहली बार वो चीजें सार्वजनिक हो रही हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल थीं, जो गुमनामी बाबा ने काफी सहेज कर रखी हुई थीं, जो गुमनामी बाबा की आखिरी निशानियां हैं। गुमनामी बाबा का जब 22वां बक्सा खुला तो लोग हैरत में थे, क्योंकि जो सामान सामने आया उसका किसी संत से रिश्ता ठहराना कहीं से भी संभव नहीं। और टोटल बक्से यहाँ पर 24 हैं और अभी जो भी चीज़ें निकली हैं उससे वहाँ आसपास जितने लोग भी हैं वो ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि जो भी सामान है वो किसी एक आम साधु का नहीं है, क्योंकि हर तरह की चीज़ें जितनी सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई हैं वो ये आपको मानने पर मजबूर कर रहा है कि जो भी रहने वाला था वो एक आम साधु नहीं था, बल्कि कोई अलग ही व्यक्तित्व। बक्से से निकली ये दूरबीन, इसे गौर से देखिए। आखिर गुमनामी बाबा की निशानियों में इस दूरबीन का क्या काम था? इस भारी भरकम दूरबीन को देखकर सामान खोलने वाले भी अचंभे में हैं। दूरबीन की पैकिंग भी मौजूद है, चमड़े का दूरबीन केस। अब जरा देखिए पैकिंग का ये डिब्बा क्या बताता है। यह बताता है कि यह दूरबीन जर्मनी की है। जी हां, वही जर्मनी जहां नेताजी ने काफी समय बिताया था,
जानकारों का कहना है कि ऐसे दूरबीन तब फौज में काम आती थी। और अब देखते हैं दूसरा सामान, ये टाइपराइटर। ये भी मिला है गुमनामी बाबा के बक्से में। ये टाइपराइटर मेड इन इंग्लैंड है। सवाल मन में जरूर आता है कि एक बाबा को ऐसे दूरबीन और टाइपराइटर की क्या जरूरत थी। ये तो उनको सोचना चाहिए जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, मेरी बात को, कि ये कौन थे। उनका कहना है कि कोई बाबा रहता था। अब बाबा के पास ये दूरबीन क्यों निकलेगी, बाबा के पास ये ब्रिटिश का बना हुआ टाइपराइटर क्यों निकलेगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि शक जाहिर करती है कि सामान कहीं ना कहीं से नेताजी से संबंधित हैं, जो कि मतलब इतने सिस्टमेटिक तरीके। अब जापान की क्राकरी निकल रही है, ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती है, किसी संत के बारे में या किसी बाबा के बारे में। 22वें बक्से में 445 चीजें मिली हैं, जिनमें यह जापानी क्रॉकरी भी शामिल है। बड़ा सवाल यह है कि जो भी सामान मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नेताजी बोस से भी मिल रहा है। आखिरी दिनों में बोस जापान में रहे। बोस का जापान का रिश्ता दुनिया जानती है। और अब गुमनामी बाबा के सामान में जापान का टी सेट ये इशारा कर रहा है कि गुमनामी बाबा और बोस की थ्योरी में कुछ उबाल तो जरूर है। मेड इन जर्मनी की दूरबीन, मेड इन इंग्लैंड का टाइपराइटर, जापान की क्रॉकरी, सिगरेट केस, या आम आदमी की हैसियत से परे ये सामान गुमनामी बाबा के नाम की तरह गुमनाम नहीं रह सका। वक्त की गर्द में भले ही ये धुंधला गया, लेकिन अब सब कुछ साफ सामने है। पहले दिन गुमनामी बाबा के जो बक्से खोले गए थे उनमें आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म मिली, तो बक्से से एक चश्मा भी मिला जो गोल फ्रेम का है और ठीक वैसा ही है जैसा नेताजी पहना करते थे। तो एक रोलेक्स घड़ी भी मिली है। ऐसी ही घड़ी नेताजी अपनी जेब में रखते थे। तो दूसरे दिन सिगरेट, पाइप, तांत की साड़ी, काली की मूर्ति, बंगाली भाषा में लिखे साहित्य और पत्र के साथ साथ बंगाल के बने कुछ सामान मिले हैं। खोले गए बक्से से कुछ लेटर मिले हैं जो नेताजी के परिजनों ने लिखे हैं। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मिली है जिनमें नेताजी से संबंधित खबरें हैं। कुछ झोले में बांग्ला और अंग्रेजी में लिखी 8 से 10 साहित्य की किताबें मिली हैं। मंत्र जाप करने के लिए रुद्राक्ष की मालाएं भी मिली हैं। इन सामानों को देखने के बाद संग्रहालय के निदेशक ने भी साफ कर दिया कि गुमनामी बाबा चाहे जो भी हों, लेकिन अब तक मिले सामानों से साफ है कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पुस्तकें ज़्यादा निकली हैं और उनके घरेलू उपयोग के सामान वहाँ प्राप्त हुए हैं और बक्सों के खुलने की प्रक्रिया तो अभी चालू है। ये हम अभी इसलिए नहीं कह सकते कि कोई ऐसा कोई मतलब जो सामग्री है उसका तो अध्ययन करा जाएगा ना, शोध का विषय है ये। तो अभी तो गुमनामी बाबा जी का ही हम लोग देख रहे हैं। ये फिर म्यूजियम्स में रखी जाएंगी और वहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी जिससे सामान्य जन गुमनामी बाबा की चीज़ों को देख सकें। गुमनामी बाबा के बक्से में नेताजी के माँ, पिता और परिवार की तस्वीरें मिली हैं। तो कोलकाता में हर साल 23 जनवरी को मनाए जाने वाले नेताजी जन्मोत्सव की तस्वीरें भी। इतना ही नहीं, इन बक्सों में फॉरवर्ड ब्लॉक की लीला रॉय की मौत पर हुए कॉन्डोलेंस की तस्वीरें भी हैं। तो 1974 में कोलकाता के डेली आनंद बाजार पत्रिका में 24 किश्तों में छपी खबर ताई होकू विमान दुर्घटना एक बनी हुई कहानी की कटिंग्स भी है। बक्से में जर्मन, जापानी और अंग्रेजी लिटरेचर की ढेरों किताबें हैं। तो इंडो चाइना वॉर पर किताबें भी हैं जिनके पन्नों पर कमेंट लिखे हुए हैं। साल 1982, फैजाबाद, राम भवन, भगवन जी उर्फ गुमनामी बाबा। 33 साल पहले फैजाबाद के इसी राम भवन में गुमनामी बाबा ने पहली बार दस्तक दी थी। गुमनामी बाबा के मकान मालिक रहे गुरु बसंत सिंह के बेटे शक्ति सिंह के मुताबिक साल 1982 गुमनामी बाबा रहने आए थे। गुमनामी बाबा को करीब से देखने वाले कहते हैं कि उनकी बहुत सी बातें नेताजी से मिलती जुलती थीं। शक्ल सूरत तो व्यक्तित्व के साथ कद की ऊंचाई भी। लोगों के मुताबिक गुमनामी बाबा धारा प्रवाह जर्मन, संस्कृत और बंगाली बोलते थे। गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद सस्पेंस और सवालों से जूझते हुए एक पीढ़ी बदल गई, लेकिन रहस्य बेपर्दा नहीं हो सके। 16 सितंबर 1985 को उसके बाद यहाँ पर उनकी भतीजी ललिता बोस आई थी। उन्होंने इस बात को कहा था कि जो यहाँ रह रहे थे गुमनामी बाबा के रूप में, वो उनके चाचा थे। तमाम सामानों को उन्होंने देखा था, तमाम पत्रों को देखा, तमाम चित्रों को देखा। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला था और उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनके ये जो रह रहे थे वो उनके चाचा थे, उनके सामानों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए।
गुमनामी बाबा के ही नेताजी होने का मुद्दा एक बार की फिर से गरमाया हुआ है। 3 दशकों से बक्सों में बंद गुमनामी बाबा का सामान बाहर आ चुका है, लेकिन सच्चाई आखिर कब बाहर आएगी, तमाम रहस्य कब बेपर्दा होंगे, हर किसी को इसका इंतजार बेसब्री से है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेश शुक्ल, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, फैजाबाद। इनसे मिलिए, ये है द कपूर फैमिली। हमेशा